गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का मॉड्यूल है जो कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट होली हॉलीडेज हम रेगुलरली टेकअप कर रहे हैं। तो उस पर हम नेक्स्ट सेशन लेते हैं अभी, विच इज़ बेसिकली राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन बंगाल। थोड़ा सा समअप कर लेते हैं हम लोग पिछले क्लासेस का। तो उसमें हमने सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की बात की थी, जिसके अंदर लेटर मुगल्स और उनकी इनकैपेसिटी के कारण बाकी फोर्सेस जो थे वो फोरफ्रंट पे आ गए थे। And later on we talked yesterday about the Anglo-French struggles and the Carnatic wars down south. Means in Carnatic as well as Hyderabad, even Tanjore and Travancore were also players in that in some way or the other. So these were some things which we talked yesterday. कल ही मैंने आप लोगों को एक पॉइंट और ये भी बताया था कि किस तरीके से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब बंगाल के रिसोर्सेज रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में आ गए थे या फिर बेसिकली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गए थे, उसके बाद इट वाज रियली वेरी इजी फॉर देम टू टेक ओवर द सदर्न स्टेट्स। ओके, और इन रिसोर्स का किस तरीके से फायदा उठाया उन लोगों ने सदर्न इंडियन स्टेट्स को टेक ओवर करने में, वहां पे अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने में, ओके, एंड एज वेल एज अपने कैंडिडेट्स वहां पे अपॉइंट करने में। तो ये कुछ चीजें हमने कल बात की थी, और कल मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि आज हम लोग बंगाल में क्या सिनेरियो चल रहा था इस टाइम पे उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज बंगाल में क्या चल रहा था ये बात करने से पहले कुछ चीजें देखना जरूरी है। वो ये है कि अगर हम देखें कि पहली द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो बंगाल में बनी, दैट वाज इन हुबली इन द ईयर 1651। एज यू ऑल नो कि सूरत में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज मेड, बट इन बंगाल it was formed at Hubli by the help of शाह सूजा। शाह सूजा गवर्नर थे, सूबेदार थे बंगाल सूबे के, जो कि शाहजहां के बेटे थे। ओके, तो इनकी मदद से वहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, और लेटर ऑन बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए शाह सूजा के द्वारा, जो कि सूबेदार थे बंगाल के, फॉर ट्रेड थ्रू आउट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कुछ सम लिया गया था अगेंस्ट विच दीज ट्रेड प्रिविलेजेस वर गिवन टू द इंग्लिश। ओके, इन प्रिविलेजेस के बाद बेसिकली ये हुआ कि इंग्लिश जो है, दे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट देयर ओन ट्रेड, दे स्टार्टेड टेकिंग अप जमींदारी और सम पर्टिकुलर विलेजेस। अब ये विलेजेस जो हैं, इनका नाम है सुतनौती, कलिकता एंड गोविंदपुर। इन्हीं को प्रेजेंट टाइम पे कलकत्ता का जो एरिया है, जो अब कोलकाता बुलाया जाता है, ये उस टाइम पे 1698 में फॉर्म हुआ था, और इनको क्लब करके कलकत्ता बुलाया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इट वाज इजी फॉर देम टू प्रोनाउंस। ओके, बेसिकली इट वाज सुतनौती, कलिकता एंड गोविंदपुर। ओके, उसके अलावा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, जब वी वर गोइंग थ्रू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, वी आल्सो केम टू नो दैट इन 1717 फारूक सियार जो है, ही गेव अ दस्तक, ओके, दस्तक टू इन फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स for a duty free trade in Bengal, Bihar and Odisha. Okay, यहाँ पे I have written Odisha, now it is Odisha, so don't get confused. और basically ये 1717 का जो फारूक सियार का जो फरमान था, ये जो शाह सूजा ने जो पहले ही दे चुके थे, जो सूबेदार ऑफ बंगाल थे, उसी का एक तरीके से यू कैन से उसका एक ऑफिशियल वर्जन था, एक फॉर्मलाइजेशन था। ठीक है, ऑफ कोर्स ही माइट हैव टेकन some gifts from the English against this particular दस्तक। ओके, नाउ अगर हम इसके बाद देखें तो क्या हुआ कि उस टाइम पर अलीवर्दी खान जो थे, मुर्शिद कुली खान, you might have I taught you in the very first class that Murshid Quli Khan established an independent Bengal province. He was the Subedar of Bengal, and later on he declared it in a way independent when the later Mughals started getting weakened. तो एट दैट टाइम मुर्शिद कुली खान ने वहां पे अपना किंगडम बनाया, और उनके आने वाले सक्सेसर्स जो थे, दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इट। बट द सेम टाइम देयर वाज अनदर फिगर कॉल्ड अलीवर्दी खान, हु यूज्ड टू बी अ डेप्टी सूबेदार ऑफ बिहार प्रोविंस। ओके, ही लुक्ड एट द सिनेरियो एंड इन 1741 ही अटैक्ड द गवर्नर ऑफ बंगाल, और एट दैट टाइम द नवाब ऑफ बंगाल, and he took over the Nawabi or the Subedarship of Bengal. Against it, मोहम्मद शाह जो उस टाइम पे मुगल एम्परर थे 1741 के टाइम पे, उनको उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत सारे रेवेन्यूज दिए,
and against which Muhammad Shah declared Alivardi Khan as the rightful Subedar of Bengal province. Now अलीवर्दी खान जिस टाइम पर 1741 में जिस टाइम पर वो बंगाल के सूबेदार बने, ही वॉज अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, बट एक इश्यूज थी उस टाइम पे, दो तरीके की चीजें साइमल्टेनियसली इंडिया में भी घट रही थी। जैसे कि एक तो मराठास जो थे, दे वर एक्सटेंडिंग देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, और उससे लड़ने के लिए अलीवर्दी खान वाज वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट, एंड ही हैड टू गिव सो टू मच टाइम defending his own province against the Bengals, because in that particular defense even the Mughal empire was unable to help them. इसी चीज का मौका भांपते हुए what English did is that कि उन्होंने कलकत्ता बनाया था उसके आसपास उन्होंने embankments बनाने स्टार्ट कर दिए. They started making embankments saying that it will facilitate their own trade, and on this particular incident Alivardi Khan didn't have any issue at all, because he was anyway involved with what was happening with Marathas, so he was busy with that. So taking benefit of this particular incident, the English company started embarking around Fort William. Okay, Fort William basically was their fortification of their own trading center in Calcutta. So around the Fort William they started making embankments. Okay. But in due course of time, what Alivardi Khan came to know is that he down south he saw that कि किस तरीके से यूरोपियन फोर्सेस ने वहां पर लिटरली उन रीजन्स को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है, और इससे डरते हुए समझते हुए अलीवर्दी खान turned his attention towards the European forces in Bengal itself. He basically didn't want what happened in south to happen in Bengal also. But before he can take any action against the European forces in his own province, he died. Okay. And the real brunt of the conflict of the European forces was faced by his grandson, that is Sirajud-Dowla. Okay. Now, Sirajud-Dowla जब नवाब बने बंगाल के, तो उस टाइम पर यूजुअली जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि सक्सेशन के लॉ डिफाइंड नहीं थे. हमेशा जब भी कोई नया नवाब बनता था, नया कहीं का सूबेदार बनता था, चाहे उन्हें मुगल एम्परर ने ही अपॉइंट किया हो, तो ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू हिज ओन थ्रोन. ओके, सो इन दिस केस ही फेस्ड चैलेंज फ्रॉम शौकत जंग ऑफ पूर्णिया एंड घसीटी बेगम ऑफ डक्का. ओके, इन दो लोगों के थ्रू उनके जो थ्रोन है, ही वाज चैलेंज्ड एज अ क्लेमेंट. ओके, नाउ moving ahead, we'll see how were Sirajud-Dowla's relations with the European power, in this case English, the English East India Company or English. Okay, तो उस टाइम पर सिराजुद्दौला नए नवाब बने थे, तो he had to face two issues at that point in time. One Marathas and another one are Afghans from the northern side, and from the western side Marathas. In दो powers से he had to fight a lot. He had to get into a lot of struggle. So taking benefit of this particular affair of things in the Bengal and the issues of Sirajud-Dowla, what basically English started doing is that they started mounting guns on their fort. Okay, now when they start mounting gun on the fort, तो अब ये basically ये दिखाता है कि किस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी जो है, they started transforming into a military power. Because once you mount a gun, then it basically shows is that you are defying the security which is going to be provided by the सूबेदार of that region. They are not at all, उनको विश्वास ही नहीं है अपने ही सूबेदार पर कि he'll be able to defend them if something happens. Or one thing is this security issue, security concern. Another one is that they themselves have some motive to fight against the सूबेदार of that region. सो ये सिराजुद्दौला को दिखा. उसके अलावा एक इशू और था, जो इंग्लिश है वहां पर, जो अंग्रेज है जो वहां पर, दे स्टार्टेड इनडायरेक्टली हेल्पिंग द कैंडिडेचर ऑफ घसीटी बेगम. नाउ यू कैन, अगर कल की क्लास आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी, तो यू वुड हैव डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत ही कंटिन्यूड पैटर्न है. ये एक पैटर्न है कि किस तरीके से अपने कैंडिडेट को हेल्प करना, ताकि वो कैंडिडेट जो है वो लेटर आगे चलकर उस एरिया का सूबेदार, नवाब या किंग या इंडिपेंडेंट रूलर बन जाए.
और वो उनके इन्फ्लुएंस में रहे। तो ये सब देखते हुए व्हाट हैपेंड, सिराजुद्दौला जो है उन्होंने कलकत्ता पे अटैक कर दिया। ओके, कलकत्ता पे जब उन्होंने अटैक कर दिया तो बेसिकली उन्होंने फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया और बहुत ही इजीली उन्होंने फोर्ट विलियम को हरा दिया। ओके, जो इंग्लिश वहां पे थे, जो अंग्रेज थे, उनको सिराजुद्दौला ने हरा दिया। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि कैपिटल जो था उस टाइम पे बंगाल का, बंगाल प्रोविंस का, वो मुर्शिदाबाद था। तो सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फोर्ट को ओवरपावर करने के बाद ही रिटर्न टू मुर्शिदाबाद, मेकिंग मानिक चंद द, you can say, the ruler or the person, the administrator of Bengal, of Calcutta. Okay. अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, which happened on 20th of July 1757, 20th of June, which is Black Hole Tragedy. अब ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये जो इंग्लिश हिस्टोरियंस हैं उनके शब्दों में देखा जाए तो फिर इसको वो ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसे ठीक से पढ़ें और इसके वेरियस जो नरेटिव्स हैं उनके बारे में हम ध्यान से गौर दें तो we'll get to know that this was a propaganda. Now exactly what happened in black hole tragedy is that कि once अब जो इंग्लिश फोर्टिफिकेशन था फोर्ट विलियम में, वहां पे ज्यादातर इंग्लिशमैन थे, उनकी बीवियां थी, विमेन एंड एज वेल एज किड्स। तो जब अटैक किया और when they were the English people there, the English men and women and kids there, they came to know that they are going to lose this particular attack, in this particular attack, so they made a run for their life। और हुगली नदी से निकल के जो वहां के हेड थे, गवर्नर थे, वो सब वहां से भाग गए। लेकिन इसके अलावा भी 143 लोग जो थे उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया। अब जब इन्हें इम्प्रिजन किया गया और सुबह जब प्रिजन खोला गया तो केवल 23 बचे हुए थे, 23 लोग बचे थे। अब ये एक वन साइडेड अकाउंट है। ओके, ये वन साइडेड अकाउंट है बिकॉज जो उस टाइम पे जो मुस्लिम हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। अब ना ही तो सिराजुद्दौला जो है वो उसने खुद ही ऑर्डर दिए होंगे, और वो जो प्रिजन था या गार्ड रूम था वो फोर्ट विलियम का ही था। कहने का मतलब ब्रिटिशर्स का ही वो प्रिजन था, उसका साइज छोटा था। लेकिन ये जो फिगर्स हैं इसको लेके हमारे पास केवल सिंगल इंग्लिश ब्रिटिश नरेटिव ही है। लेकिन स्टिल इस ट्रेजेडी को एज अ प्रोपेगेंडा यूज किया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कल कि ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो एक कॉर्पोरेशन थी, प्राइवेट कॉर्पोरेशन थी, लेकिन स्टिल जो इंग्लिश वहां पे इंग्लिश रूलर्स थे, ठीक है ना, चाहे क्राउन हो, चाहे वहां के ओलिगार्क्स हो, चाहे वहां का नया नया बना हुआ पार्लियामेंट हो, ठीक है, इन सब लोगों का काफी इन्फ्लुएंस था ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी किसी जगह पर अटैक करती थी या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर they used to call on the battle, they had to endorse to the English opinion। अपने खुद के कंट्रीमैन, अपने खुद के लोगों से कहीं ना कहीं उन्हें एक सपोर्ट की जरूरत रहती थी। तो ये सपोर्ट के लिए इस प्रोपेगेंडा को बहुत फैलाया गया कि इतने लोग मार दिए गए, और वो एक के ऊपर चढ़कर, क्योंकि एक ही खिड़की थी ऐसा बोला गया उस सेल में, और वो सेल भी बहुत छोटा था, तो वो लोग मारे गए, ठीक है, सफोकेशन से मर गए, घुटन से मर गए। लेकिन यहां पर मुद्दे की बात यह है कि 20 जून 1757 एज वी ऑल नो समर सोलिस्टिस का दिन होता है, 21 जून होता है, ठीक है, और उस दिन गर्मी बहुत थी, और उस गर्मी के सफोकेशन में वो लोग जहां तक है मरे होंगे, ठीक है। लेकिन इट वाज अ मिस हैपनिंग। सिराजुद्दौला से इस केस में गलती ये हुई कि जो उस टाइम पे प्रिजन गार्ड था उसके खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और उसके अलावा जो भी सर्वाइवर्स थे उनके तरफ भी सिराजुद्दौला ने ही डिडंट हीड टू देयर सिचुएशन। तो ये कुछ इश्यूज का फायदा उठाते हुए व्हाट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड इज दैट दे अनाउंस्ड एन अटैक ऑन सिराजुद्दौला। ओके, नाउ इंग्लिश वर प्रिपेयर्ड, द कंपनी वाज प्रिपेयर्ड टू अटैक सिराजुद्दौला इन मुर्शिदाबाद इटसेल्फ, ठीक है। तो इस ट्रेजेडी को याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये ट्रेजेडी जो है ये एज अ प्रोपेगेंडा टूल यूज की गई थी बाय द कंपनी टू increase the opinion in their favor so that they could attack the Sirajuddaulah, Nawab Sirajuddaulah in Murshidabad. Okay, now moving ahead we can see, now we'll talk about Battle of Plassey जो कि 1757 में हुआ था। Now Battle of Plassey में ये जानना जरूरी है कि जैसे ही ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई और कलकत्ता बेसिकली लूज कर गए ये लोग, ठीक है, कलकत्ता जो लूज कर गए ये लोग,
तो इस कारण से रॉबर्ट क्लाइव जो कि उस टाइम में मद्रास कंटिजेंसी में थे, उनको ये ऑर्डर दिया गया कि ट्राई टू मेक अ क्विक एक्शन, ट्राई टू टेक अ क्विक एक्शन, और एक बहुत ही स्विफ्ट तरीके से, जैसे कि आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्लिट्जक्रीग पढ़ेंगे. ब्लिट्जक्रीग वाज द वे इन विच द नाजीज यूज्ड टू अटैक एनीवेयर. दे वर यूज्ड टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, दे यूज्ड टू बी वेरी स्विफ्ट, और जो भी एक्शन लेना होता था दे यूज्ड टू गेट इनटू दैट प्लेस, प्लंडर देयर और किल पीपल एंड देन कम बैक. ओके, सो उसी तरीके का एक्शन लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया. जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस, ऑफ कोर्स वो बाद में हुआ था, ये पहले का इंसिडेंट है, ठीक है. बट जिस तरह से मैकियावेली को हम कौटिल्य से कंपेयर करते हैं, ऑफ कोर्स हम काफी दुनिया में कौटिल्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि मैकियावेली बाद में हुए थे और कौटिल्य तो पहले एग्जिस्ट किए थे. तो वैसे ही मैं यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ कि फास्ट एक्शन लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया, उसको अच्छे खासे ट्रूप्स दिए गए फ्रॉम द कंपनी by the support of the parliament, British parliament, and he attacked Calcutta. तो रॉबर्ट क्लाइव तो आप पहले भी जानते हैं कि he was a very shrewd person, he was a very master tactician. वो एक बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट थे rather than a soldier. Okay, more than a commander, he was a very great diplomat. तो first of all what he did while attacking Calcutta, he had to face some attack or face some what we can say, because you all know कि मानिक चंद उस टाइम पे अपॉइंट किए गए थे कलकत्ता में एडमिनिस्ट्रेटर बाय सिराजुद्दौला, तो उनके तरफ से रेजिस्टेंस उनको फेस करनी पड़ी. तो द मोमेंट ही फेस द रेजिस्टेंस, he thought why not bribe मानिक चंद. और आप देख ही रहे हैं कि आपने देखा था डाउन साउथ ऑल्सो, कल जब हम एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात कर रहे थे तब भी हमने देखा था किस तरीके से ब्राइब जो है वो ला बोर्डने को भी ऑफर किया गया था बाय इंग्लिश टू वैकेट मद्रास और टू गिव बैक मद्रास आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक. वैसे ही इन दिस केस मानिक चंद वाज ब्राइब्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव, ओके, एंड ही लेफ्ट कलकत्ता टू देम. इसके बाद when सिराजुद्दौला saw कि Englishmen or the company is able to recover Calcutta, so he made a peace treaty, the Treaty of Alinagar, okay, which happened in Feb 1757. तो इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंतर्गत what happened is that नवाब ने फॉर्मली कलकत्ता जो है और जो फोर्टिफिकेशन है उसकी वो इंग्लिश को, मतलब रॉबर्ट क्लाइव को, अंग्रेजों को वापस कर दी. और साथ ही साथ जो पुराने ट्रेड प्रिविलेजेस थे जो कि फारूक सियार के दस्तक से चले आ रहे थे वो भी रिस्टोर कर दिए. तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पे अटैक किया, कलकत्ता पे अटैक किया, उस टाइम पे सिराजुद्दौला was having an upper edge. But later on, what happened in this particular situation when Sirajuddaulah himself prompted for Treaty of Alinagar. At that time, बोलते हैं ना खून लग जाना, तो उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव के मुंह में खून लग गया. He saw basically that he in a better position to attack and take over the whole of Bengal from Sirajuddaulah. So basically he proceeded with his evil plan, and what he did first of all is that he used his diplomacy, okay, in place of direct attack, direct confrontation, because he knew that Nawab Sirajuddaullah's army is huge, okay. So looking at that, what he did is that first of all conspired. He made a conspiracy in which he basically what he did is that he sided with couple of people like मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ एंड ओमी चंद. अब मीर जाफर कौन थे? मीर जाफर वाज बेसिकली कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला's आर्मी. वो उनके जनरल थे एक तरीके से. ऐसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो कोई चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस जो है वो मीर जाफर थे. इसके अलावा राय दुर्लभ वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द सिराजुद्दौला's आर्मी, ओके. ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल. Again, Jagat Seth and Omi Chand. Omi Chand was an intermediary. Jagat Seth is another very important figure because Jagat Seth was basically ये टर्म जो है इसका कोई डिफाइंड वो नहीं है. ये बेसिकली बहुत ही अमीर जो सेठ होते हैं शहर के, उनमें से एक को बोला जाता है. तो जगत सेठ के साथ भी कंस्पायर किया, और इस कंस्पिरेसी के अंतर्गत वाज बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव ऑफर टू मीर जाफर इज दैट कि वंस वी डिफीट सिराजुद्दौला,
यू विल बी मेड द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल प्रोविंस। तो इस कारण से कहीं ना कहीं जो कमांडर इन चीफ था, मतलब सोचिए आप कहीं लड़ने जा रहे हैं और आपका जो जनरल है, मतलब पर्सन हु इज गोइंग टू बी मैनेजिंग योर फोर्सेस अगेंस्ट अनदर आर्मी, ही हिमसेल्फ कॉन्स्पायर्स अगेंस्ट यू, देन देयर इज नो चांस you are going to win that battle at all. Still, what happened when the English army, the company's troops moved towards Murshidabad, so they fought or they met the Nawab's army in Plassey. तो प्लासी बेसिकली एक जगह है, 22 माइल दूर है वो मुर्शिदाबाद से। एक क्या बोलते हैं, आम का बाग है वो, मैंगो ग्रोव, इट्स अ मैंगो ग्रोव। तो वहां पे दे कन्फ्रंटेड ईच अदर। और अगर आप देखेंगे तो इनिशियली मीर मुदान और मोहन सिंह, ये दो जो थे सिपह सालार, मतलब बेसिकली सोल्जर्स और वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स अंडर सिराजुद्दौला's आर्मी, they were able to stop Robert Clive's procession towards the मुर्शिदाबाद, और उन्होंने काफी हद तक रोक भी लिया रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन मीर मुदान जो था वो एक पर्टिकुलर कोई तीर वीर में ही डाइड, ठीक है ना, ही वाज किल्ड। और यहां पे क्या प्रॉब्लम हुई, मीर मुदान चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, तो सिराजुद्दौला ने अपने सारे मिलिट्री जनरल्स और खासकर कमांडर इन चीफ जो कि मीर जाफर, उनको बुला के ही स्टार्टेड टू टेक एन एडवाइस कि हाउ वी शुड बी प्रोसीडिंग, बिकॉज मीर मुदान डाइड इन दैट पर्टिकुलर बैटल। आफ्टर द बैटल, इवन आफ्टर मीर मुदान and Mohan Singh were able to stop Robert Clive, Mir Mudan died. So that's why in that scenario of panic, what Sirajuddaulah asked his own people कि what I should be doing about this particular thing. तो यहीं पे मीर जाफर ने अपनी चाल चली, और चूंकि वो मिला हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ along with जगत सेठ and along with other people, राय दुर्लभ and all, इन लोगों ने सिराजुद्दौला को ये एडवाइस किया ऑन द बेसिस ऑफ फियर कि बिकॉज मीर मुदान की डेथ हो गई है एंड they want too much, mean basically more than basically the proportions at which the danger was there. They made it sure for Sirajuddaulah to take a step back. मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को ये कहा कि इट्स बेटर कि आप अभी पीछे हट जाएं, बिकॉज अभी जो रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी आ रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी को उन्हीं के सिराजुद्दौला के ही ऑफिसर्स ने रोक लिया था, इसके बावजूद भी उसे गलत सजेशन दिया, जिस कारण से कि सिराजुद्दौला जो है वो खुद ही अपना बैटलफील्ड छोड़ के वापस आ गए। एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट, बिकॉज द मोमेंट ही सिराजुद्दौला receded, he came back to his own capital Murshidabad from Plassey, because of the ill advice of Mir Jafar, the tide of the battle completely shifted. Okay. एंड उसके बाद कुछ फ्रेंच ट्रूप्स थे विच वर हेल्पिंग सिराजुद्दौला अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उनको तो बहुत ही आराम से रॉबर्ट क्लाइव ने ओवर पावर कर लिया, और बड़े ही आराम से ही रीच मुर्शिदाबाद, जहां पर कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नया नवाब अपॉइंट कर दिया गया। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसका कोई ऐसा कोई नहीं है कि इसको बैटल ऑफ प्लासी जरूर कहते हैं, लेकिन इसमें बैटल के नाम पे कुछ खास हुआ नहीं, ठीक है। बहुत ही कम, मतलब इंग्लिशमैन के तरफ से देखा जाए तो वेरी पीपल हु डाइड एट द सेम टाइम ऑन द सिराजुद्दौला साइड, वेरी फ्यू पीपल डाइड मींस एज फार एज द होल आर्मी इज कंसर्न्ड, सो प्रोपोर्शनली वेरी फ्यू पीपल डाइड। तो ये डिप्लोमेसी के दम पर रॉबर्ट क्लाइव ने जो प्लासी का बैटल है वो जीत लिया था, और मीर जाफर को वहां पर एक नवाब अनाउंस कर दिया था। तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी जो है वो खत्म हो गया। Okay. Now, as we can see, Mir Jafar treacherously advised the Nawab of withdrawal of the army, as I told you earlier. और इसके अलावा जैसे ही मीर जाफर जो है उसको नवाब बना दिया गया बंगाल का, तो पहला काम तो ये किया कि 24 परगना, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है बंगाल का, अभी भी जाएंगे तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो 24 परगना जो स्टेट जो एरिया था, जो डिस्ट्रिक्ट था, वो कंप्लीटली जो है इंग्लिश को, मतलब रॉबर्ट क्लाइव को एज अ गिफ्ट फॉर अपॉइंटिंग हिम नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर ने दे दिया, ठीक है। आप वहां से रेवेन्यू लीजिए, आप जमींदार हो गए एक तरीके से। तो ये कुछ रिपरकशंस हुए बैटल ऑफ प्लासी के, ठीक है। देखिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर हम देखें तो, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एज अ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट उसमें कोई खास हुआ नहीं था,
और अगर हम देखें तो इसमें ये तक चेक नहीं हो पा रहा है कि ब्रिटेन जो है वो बहुत ही बड़ा मिलिट्री पावर है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर में ऑफ कोर्स ये चीज प्रूव हुई थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी एज ओल्ड डिप्लोमेसी यूज करते हुए बैटल को जीत लिया था। लेकिन देखने की बात यह है कि बहुत ही छोटा स्किर्मिश था, छोटा सा झगड़ा था, जिस कारण से कि प्लासी का जो बैटल है वो हार गए सिराजुद्दौला, और मीर जाफर जो है वाज अपॉइंटेड एज द, बट इसके रिपरकशंस बहुत लंबे थे, क्योंकि बंगाल जो था वो बेसिकली इंग्लिश पावर के हाथ में आ चुका था। और इसी के कारण आप देखते हैं कि इवन इन द थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने यहीं के रिसोर्सेस को यूज करके फ्रेंच आर्मी को, फ्रेंच वहां पे जो बटालियन था उनको बहुत ही आराम से हरा दिया, ठीक है ना। कोई उनको ज्यादा एफर्ट भी लेना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहां से बहुत रिसोर्स की सप्लाई, यहां से ट्रूप्स की सप्लाई, यहां से पैसे की उगाही, ये सब बहुत ही आराम से मिल पा रहा था। तो वी कैन से दैट कि जो नवाब जो है, जो इल एडवाइस पे जो भागना पड़ गया था वहां से ऑफ मीर जाफर, दैट वाज द मेन कॉज एंड द कॉन्स्पिरेसी व्हिच वाज हैच्ड अगेंस्ट द नवाब बाय राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ, ओमी चांद, इन सब के कारण ये हुआ था। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि, कई हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं कि अगर जगत सेठ और मीर जाफर, अगर जगत सेठ और राय दुर्लभ और मीर जाफर ये सब अगर एक यूरोपियंस इंग्लिश पावर के अगेंस्ट खड़े हो जाते उस टाइम पर, तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट हार्ड फॉर द बंगाल प्रोविंस टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश। और आगे चल के जिस तरीके से दे हैड टू सरेंडर एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सिचुएशन कभी नहीं आती अगर दे वुड हैव परसिस्टेड विद द स्ट्रगल, एंड इट वुड नॉट हैव बीन सच ए हार्ड टास्क इवन। ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक गलत मूव बाय, ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ पीपल, द इंडियन कंटिजेंट देयर, द सूबेदारशिप ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ बंगाल लॉस्ट इट टू द इंग्लिश फोर्सेस। ओके, नाउ अब जानने की बात ये बहुत जरूरी है कि जो प्लासी है वहां पे ब्रिटिश योक, अब ब्रिटिश योक अंडे का योक होता है वो, तो जो ब्रिटिश योक है वो प्लासी पे आके बैठ चुका था, और इनके पास इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए थे। 24 परगना तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि द मूवमेंट मीर जाफर वाज अपॉइंटेड एज नवाब, उसने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे रॉबर्ट क्लाइव को, बहुत सारे पैसे खर्च किए। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे हुई, जिस कारण से कि जो बंगाल, जो कि एक टाइम पर, मतलब एक टाइम पे क्या, काफी दिन तक इंडिया का ज्वेल क्राउन था, वहां से ट्रेड होता था, वहां पर बहुत सारी चीजों की पैदाइश होती थी, ये रिसोर्स रिच प्लेस था, एग्रीकल्चर के नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत ही संपन्न राज्य था। वहां के सारे रिसोर्सेज जो थे वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए। ओके, नाउ वी कैन सी दैट आफ्टर प्लासी द इंग्लिश कंपनी वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड कॉमर्स इन बंगाल। ये एक बहुत बड़ा रिपरकशन था इसका। पहले क्या होता था, यूरोपियन पावर्स बहुत सारे थे, जैसे कि फ्रेंच हैं, चंदर नागौर में उनका सेटलमेंट है, या फिर फोर्ट विलियम में ब्रिटिशर्स का है, ठीक है, चाहे डच हो गए, ठीक है ना, ये सब लोग जो थे वहां पे ट्रेड करते थे और एक कॉम्पिटिटिव माहौल था। ये बात सच है कि दस्तक मिला हुआ था कहीं ना कहीं ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड, एंड इनलैंड ट्रेड मींस इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट के प्रिविलेजेस थे ब्रिटिशर्स के पास, बट स्टिल देयर वर कपल ऑफ यूरोपियन पावर्स वर फाइटिंग फॉर द प्रॉफिट्स फ्रॉम द लैंड्स ऑफ बंगाल। ओके, बट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी व्हाट हैपेंड, मोनोपोली हो गई। और मैंने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से मोनोपोली जो है वो मार्केट के लिए तो कतई अच्छी नहीं है, कस्टमर्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि when a particular company has monopoly over the things, then he or she or that particular company will decide on their own कि how much the price should be taken from the customer। अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए एक मोनोपोलाइज्ड जो कंपनी होगी वो किसी भी हद तक जा सकती है, बिकॉज एक कंपनी का प्राइमरी टारगेट प्रॉफिट अर्न करना होता है जब वो मार्केट में आते हैं, और जब मोनोपोली हो जाती है तो इस पर्टिकुलर एम को वो और आसानी से दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ इट। ओके, सो देयर आर फ्यू थिंग्स। इसके अलावा बंगाल के ऊपर, बंगाल के जीतने के कितने फायदे थे ब्रिटिशर्स को, आप वो इससे देख सकते हैं कि केप ऑफ गुड होप, ओके, मॉरिशस, एज वेल एज प्रोटेक्टोरेट ऑफ इजिप्ट, ये सब जो आगे चल के ब्रिटिशर्स कर पाए, इसके पीछे बंगाल का ही पैसा था, इसके पीछे गैंगेटिक वैली का ही पैसा था।
और नाउ ब्रिटिशर्स वर एबल टू टेक केयर ऑफ देयर नॉर्दर्न इंडियाज एसेशन ऑल्सो। नॉर्दर्न इंडिया में जो उनके प्लान्स थे कि ये भी एरिया हमारा हो जाए, इसके बारे में वो बहुत ही प्रैक्टिकली अब सोच सकते थे क्योंकि बंगाल के रिसोर्सेज उनके पास थे। ओके, नाउ गोइंग अहेड वी सी डिपोजिशन ऑफ मीर जाफर। डिपोजिशन ऑफ मीर जाफर बेसिकली मीन्स कि मीर जाफर का नवाबशिप से हटना। अब मीर जाफर जो थे वो नवाब तो बन गए थे, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी हैच करके अपने ही नवाब के अगेंस्ट और अपने ही लैंड के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हैच करके नवाब तो बन गए थे, लेकिन गलती ये हो गई थी कि इंग्लिश के साथ अंग्रेजों के साथ उन्होंने अलायंस किया था। इंग्लिश ने अलायंस, जो अंग्रेजों ने जो अलायंस किया था, वो अलायंस के पीछे प्राइमरी टारगेट प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ व्हाट हैपेंड बेसिकली इज दैट कि 24 परगना देने के बाद इंग्लिश जो थे उनके अगेन उनके दांतों को खून लग गया था। अब वो जमींदार बन गए थे, ठीक है। पहले जहां वो केवल एक कॉमर्शियल एंटिटी थे, अब वो एक कॉमर्शियल कम मिलिट्री कम पॉलिटिकल पावर बन गए थे। अब पॉलिटिकल पावर का ऐसा है कि अगर कोई भी पावर, मिलिट्री पावर उस टाइम पे बन रहा था तो पॉलिटिकल पावर बन ही जा रहा था, क्योंकि द मोमेंट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ पॉलिटिकल रिपरकशंस और यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दैट प्लेस अनलेस यू हैव गुड मिलिट्री। ओके, तो जब 24 परगना जैसे क्षेत्रों का वहां पे जमींदारी दे दी गई थी टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम मीर जाफर, तो कहीं ना कहीं उनका जो रोल था, जो ब्रिटिश का रोल था, वो एक कॉमर्शियल एंटिटी से एक मिलिट्री एंटिटी और उसके थ्रू पॉलिटिकल एंटिटी में चेंज हो चुका था। अब वो पूरी तरीके से बंगाल की पॉलिटिक्स में घुस चुके थे। उन्होंने अपनी एक ट्रूप भी वहां पे 6000 लोगों की डिप्यूट कर दी थी, ठीक है, बंगाल में। ओके, जो जिससे के थ्रू की उनके जो इंटरेस्ट है इन बंगाल, दे कैन ऑल्सो एश्योर एक काइंड ऑफ धमकी कि मतलब अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो ये जो ट्रूप्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स के ऑर्डर पे हैं, कंपनी के ऑर्डर पे हैं वहां पे, दे विल टर्न देयर गन्स अगेंस्ट द नवाब इटसेल्फ। तो ये कुछ चीजें थी। और बात यह कि लालच का ऐसा इशू है यहां पर कि जितना भी मिल जाए उतना कम। तो प्रॉब्लम यह हुई कि जितने भी रेवेन्यू, जितने भी फंड्स मीर जाफर लगातार ब्रिटिशर्स को दे रहा था, उतना उनकी जरूरतें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक्सपेंशन का प्लान था। और एक्सपेंशन, जहां तक ट्रेड कॉमर्स का सवाल है वहां तक तो ठीक है, आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और आपने मोनोपोलाइज कर लिया है, लेकिन अगर आपका एक्सपेंशन भी एजेंडा है तो फिर आपको और भी ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है। और वो फंड्स जो है वो मीर जाफर के देने की बेसिकली कोई औकात रह नहीं गई थी, ठीक है। और इस कारण से मीर जाफर ने से ऊब कर इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए और इंग्लिशमैन का वहां पे जो जितना भी अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर और जो रेगुलर डिमांड्स मांगे आ रहे थे, मतलब एक टाइम तो ये आ गया था कि मीर जाफर जो है वो 25 लाख रुपए की उधारी में पहुंच गए थे एट दैट टाइम, 25 lakhs to the Britishers because he promised कि he'll give this much amount and he was not able to take that much revenue from his own land because there's a limit to it. Suddenly एक particular area पे एक particular some revenues और some cess वहां पे the ruler है उसने लगाए हुए हैं, तो वो सडनली बढ़ा देना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से लगातार बैटल्स और दुनिया भर के प्राइजेस देने पड़ रहे हैं, लोगों को गिफ्ट्स देने पड़ रहे हैं, इस कारण से he was not able to meet the expectations of the British that how much amount he was promised to give, he was unable to provide it to British। तो ये देखते हुए ब्रिटिशर्स ने अगेन प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म स्टार्ट किया और जो कलकत्ता काउंसिल था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने ये बातें करनी स्टार्ट की कि मीर जाफर जो है उसमें एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लग गया है। जबकि सच्चाई ये थी कि मीर जाफर इतना परेशान हो चुके थे ब्रिटिश डिमांड से, क्योंकि वो डिमांड का कोई अंत ही नहीं था, वो डिमांड जैसे जैसे वो पूरा कर रहे थे और बढ़ते जा रहे थे कि he conspired, he basically sided with और he took help from the Dutch नेदरलैंड्स के लोगों को डच बोलते हैं, उनके साथ मिलके 1759-60 में उन्होंने बैटल ऑफ बेदरा तक की। और बैटल ऑफ बेदरा में बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड डच और दैट वाज द एंड ऑफ डच इन इंडिया। जैसे कि फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, वो भी आपको बंगाल के एरिया में ट्रेड करती थी। तो उनकी हेल्प ली। ऑफ कोर्स वहां भी कुछ प्रोमिसेस किए होंगे मीर जाफर ने कि अगर हम जीत जाते हैं तो जो डच गवर्नमेंट है और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कुछ प्रिविलेजेस देंगे।
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि वहां पे भी रॉबर्ट क्लाइव ने जो इस पर्टिकुलर बैटल ऑफ बेदरा में डचेस को भी हरा दिया, और इस तरीके से मीर जाफर की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है, और इसके साथ साथ ही एक अनदर फिगर केम इनटू पिक्चर हुज नेम वाज मीर कासिम, ओके, व्हिच वील बी स्टडीइंग राइट नाउ। तो अब आपको काफी हद तक दिख चुका है कि बैटल ऑफ प्लासी का क्या सिग्निफिकेंस था, बैटल ऑफ प्लासी किन ग्राउंड्स पे लड़ी गई, क्या रीजंस थे उस टाइम पे, क्या सिचुएशन सिनेरियो था उस टाइम पे। उसके अलावा उसके बाद जो मीर जाफर जो नवाब वहां पे इंग्लिश ने, जो अंग्रेजों ने वहां पे बनाया, उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आई फंड्स को लेकर, और किस तरीके से डिमांड्स पूरे नहीं कर पाए, और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत मीर जाफर को टॉपल करवाया, मीर जाफर को टॉपल किया इन द फेवर ऑफ मीर कासिम। ओके, और अगर देखा जाए एज आई रिटन की जो रियल इशू था वो ये था कि नवाब गरीब था, नवाब की औकात ही नहीं थी ब्रिटिश डिमांड्स को कंप्लीट कर पाने की, बिकॉज दोज डिमांड्स वर नेवर यूज्ड टू गेट वर व्हेनेवर ही यूज्ड टू मीट दोज डिमांड्स, दो डिमांड्स वर इंक्रीज्ड अगेन। तो ये एक बहुत ही परपेचुअल किस्म का साइकिल बन गया था। इस कारण से मीर जाफर, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ही वाज अनेबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ फंड्स which Britishers wanted, that's why Mir Zafar, on the name of conspiracy and all these things, was removed and another Nawab was appointed. Okay, let's talk about Mir Qasim and the treaty which was forced between Mir Qasim and the Calcutta Council. अब मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम was basically the son-in-law of मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर के son-in-law थे, और उन्होंने भी वही किया एक तरीके से जो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ किया था। ठीक है ना, ट्रीटी साइन कर ली पीठ पीछे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इस ट्रीटी के अंतर्गत उन्होंने पैसों की बौछार कर दी ऑन ब्रिटिशर्स। ठीक है, कलकत्ता काउंसिल के हर एक ऑफिसर को उन्होंने कोई ना कोई गिफ्ट दिया, जो कि ब्राइब है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें ये दिख गया था कि जो ब्रिटिश काउंसिल है, जो कलकत्ता काउंसिल है, या फिर जो कंपनी है जो कि कलकत्ता में स्टेशनड है, वही नए किंग मेकर्स हैं, एंड whomever they will want they can appoint nawab at their own whims and fancies. So Mir Qasim thought ki why not fund them only, and why not align with them so that he can be made the nawab of the province of the Bengal province. Okay, तो ये एक चीज थी। इसके अलावा कुछ और भी चीजें प्रॉमिस की मीर कासिम ने फॉर द नवाबशिप और द सूबेदारशिप ऑफ बंगाल प्रोविंस, जैसे कि पहले भी मतलब मीर जाफर ने भी ये चीज की थी कि बर्दवान जो है, कुछ प्लेसेस थे बर्दवान, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे, इससे कुछ पोर्शंस जो थे वो ब्रिटिशर्स को दे दिए थे कि आप यहां से रेवेन्यू उठा सकते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने लगातार प्रेशराइज किया था मीर जाफर को टू इंक्रीज द रेवेन्यू विच मीर जाफर वाज गिविंग टू ब्रिटिशर्स। तो इस पर मतलब इस पर और बड़ी चाल चलते हुए मीर कासिम ने ये बोला ब्रिटिशर्स को कि आप पोर्शंस मत लो, आप पूरा बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव का जो एरिया है वो पूरा रखो, अलॉन्ग विद 24 परगना। ये 3 रीजन्स भी दे दिए कि आप इनमें से रेवेन्यू उठाओ, जितना उठाना है उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको देता हूं। ठीक है, मैं दे दूंगा अगर आप मुझे नवाब बनाते हो तो। इसके अलावा एक चूनम ट्रेड है। चूनम बेसिकली चूना होता है, लाइमस्टोन का एक टाइप होता है। ठीक है, सिलहट जो एरिया है, ठीक है ना, ये वहां पे मिलता है बंगाल में। ठीक है, तो ये सिलहट एरिया, जो सिलहट में जो चूनम का ट्रेड होता था, उसमें 50% शेयर भी उसने कहा ये भी मैं आपको देता हूं। ठीक है ना, इसके अलावा और भी कुछ चीजें डिसाइड की उन लोगों ने, जैसे कि जो साउथ में, सदर्न स्टेट्स में अगर कोई भी एक्टिविटी करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें भी फंड करने के लिए 5 लाख रुपए या ऐसा कुछ अमाउंट जो है वो भी मीर कासिम ने प्रॉमिस कर दिया टू द कलकत्ता काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ये भी दे दिया। उसके अलावा कुछ और भी डील्स हुए जो ये कहते थे कि भाई मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। ठीक है, इस तरीके के भी डील साइन हुए। और एक चीज और भी साइन हुई जिसके अंतर्गत मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स को ये बोला कि अगर कोई पर्टिकुलर टेनेंट, कहने का मतलब कोई किराएदार, जो मेरे क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर मतलब बेसिकली कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है और किराए पे मैंने उसको वहां पे रखा हुआ है, तो वो वहां पर रेवेन्यू के बोझ के तले दबने से बचने के लिए अगर वो आपके एरिया में जाता है तो यू नॉट बी एक्सेप्टिंग हिम। ओके, यू विल हैव टू आस्क हिम टू रिपोर्ट बैक टू मी ओनली। तो इन कुछ ग्राउंड्स पे एक डील हुई बिटवीन मीर कासिम
एंड द कलकत्ता काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी पर्टिकुलर डील के अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया मीर कासिम से। मीर जाफर को मारा नहीं, उसको एक 1500 रुपए के पेंशन पे उन्होंने कलकत्ता में रख दिया। वो वहीं रहा, वहीं मरा, एक ऑब्लिवियस की मतलब बेसिकली गुमनामी की जिंदगी जी के वो वहां पे डेथ हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीर कासिम जो थे मतलब जो था वो अलीवर्दी खान, एज आई टोल्ड यू 1741 में, जो बिहार का डेप्यूटी गवर्नर, जिसने की बड़े ही चालाकी से बंगाल के सूबे जो कि मुर्शिद कुली खान के जो सक्सेसर्स से चला रहे थे, उनको हरा के बंगाल की सूबेदारी अपने नाम कर ली थी। मोहम्मद शाह को भी मना लिया था कुछ रिवेन्यू देकर, कुछ गिफ्ट्स देकर, और उसके अलावा मराठा इन्वेजन बंगाल में कभी नहीं होने दिया। इन सबके पीछे अलवर्दी खान की ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो थी वो थी, और वैसा ही कुछ जो था वो मीर कासिम भी था। आफ्टर अलीवर्दी खान ही वॉज द बेस्ट नवाब विच बंगाल एवर गॉट। मतलब सिराजुद्दौला, चाहे उसके बाद आपको मीर जाफर हुआ, इन सबसे बेटर था मीर कासिम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपने ये तो देख ही लिया होगा किस तरीके से बड़ी चालाकी से अपने ही ससुर को धोखा देते हुए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दुनिया भर के वादे करते हुए किस तरीके से नवाबशिप जो है, जो सूबेदारी है बंगाल की, वो मीर कासिम ने ले ली थी। और भी कुछ चीजें देखने की है कि उसने क्या किया। सबसे पहले तो मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया मुंगेर। अब इसके पीछे बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। मुर्शिदाबाद जो था वो एक कॉन्फ्लिक्ट का अड्डा बन चुका था, गढ़ था वो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। प्लासी का युद्ध पासी में हुआ था, और वहां की जो आप ये भी कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स थी वो बड़ी ही डिवाइसिव हो गई थी, वो इस तरीके की हो गई थी कि ग्रोथ की तरफ तो वो देख ही नहीं सकते थे। तो इससे एक नई शुरुआत करने के लिए, टू ऐड अ न्यू चैप्टर इन द नवाबशिप ऑफ बंगाल, ही थॉट इट्स बेटर टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो पहला स्टेप तो ये उठाया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप। उसके अलावा अपनी जो आर्मी है, जो बंगाल की जो आर्मी है, उसको ऑन द यूरोपियन पैटर्न ही स्टार्टेड रिफॉर्मिंग इट। उनको आर्टिलरी और ये सब चीजें की जो ये सब चीजों की जरूरतें हैं, और मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया आर्मी को, जिससे आप पीछे देख ही रहे हैं बहुत बार से कि कभी कभी मतलब ज्यादातर टाइम व्हेनेवर यूरोपियन फोर्सेस वर कन्फ्रंटेड अगेंस्ट द इंडियन फोर्सेस, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फोर्सेस वाज इज लाइक 10 टाइम्स ऑफ द यूरोपियन फोर्सेस, but still because of the discipline of the European forces and the acumen of it and the pattern in which that particular European army is there, the Indian troops are most of the times getting defeated. तो इस चीज को समझते हुए मीर कासिम ने ये सोचा कि क्यों ना ही हम अपनी आर्मी को ही ट्रांसफॉर्म करें। तो यूरोपियन लाइंस पे ट्रांसफॉर्म किया। मुंगेर के अंदर उन्होंने फायर लॉक्स और गन्स की फैक्ट्री भी बनाई, ठीक है, ताकि आर्मी जो है वो एक स्ट्रेंथन्ड पोजीशन में पहुंचे, क्योंकि एक स्ट्रेंथन्ड आर्मी जो है वो एक सिक्योरिटी का माहौल एक पर्टिकुलर स्टेट में बना सकती है। जैसा कि हम ही देखते हैं अपनी ही कंट्री की बात करने अगर, कि जब हमारे यहाँ का डिफेंस फोर्सेस जो इतना बजट हम अलोकेट करते हैं उन्हें हर साल, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जब तक हम एज ए सिक्योरिटी पावर स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक डेवलपमेंट और ये सब एक्टिविटीज जो है उस तरीके से चल नहीं पाएंगी। तो ये देखते हुए ही मीर कासिम ने भी अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर, यूरोपियन पैटर्न पर रीवाइटलाइज करने की कोशिश की। ये कुछ अच्छे स्टेप्स लिए मीर कासिम ने एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा मीर कासिम को एक इशू और था, शाह आलम टू उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, लेकिन वो बिकॉज ऑफ अफगान ट्रबल्स, आप जान ही रहे हैं, ये वो टाइम आ गया है जिस टाइम पर कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो वहां पर काफी इश्यूज क्रिएट कर रहा है इन द दिल्ली एंड दैट नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। सो वहां से भाग के जो शाह आलम टू थे, मुगल एम्परर अपॉइंटेड, वो पटना में आके रेफ्यूज लिए हुए थे, ठीक है ना। तो पटना में आके, जो कि बाद में आगे जाके सिंधिया लेके उनको वापस से दिल्ली के थ्रोन पे बिठाया, वहां की गद्दी पे बिठाया। लेकिन राइट नाउ शाह आलम टू वाज बेसिकली टेकिंग रिफ्यूज इन पटना। सो इसका भी कहीं ना कहीं डर था मीर कासिम को कि कहीं शाह आलम जो है वो, चूंकि मीर कासिम ऑफ कोर्स अलीवर्दी खान ने तो लिया था भाई परमिशन, बट लेटर ऑन उसके बाद जो नवाब बने हैं, चाहे मीर जाफर हो चाहे मीर कासिम हो,
ये सब लोग तो मुगल एम्पायर से इनका कोई लेना देना रह नहीं गया था, तो इस कारण से उसको वो भी डर था, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का भी ध्यान उसे रखना था, इसलिए भी आर्मी पे खास ध्यान देना बहुत जरूरी था, ठीक है। और साथ ही साथ नेपाल मतलब इन्वेजन का ही हैड प्लान्स कि व्हाई नॉट एक्सटेंड माय किंगडम टिल द फुटहिल्स ऑफ नेपाल, ओके। तो ये भी कुछ प्लान्स थे, ओके। इसके अलावा और भी कुछ इश्यूज वहां पे आ रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बार बार नवाब चेंज हो रहे हैं, तो जो कॉम्पिटिशंस भी उसी तरीके से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे। जैसे कि डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार राम नारायण जो थे, उनको कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव का सपोर्ट था, और इस कारण से ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मीर कासिम एज द नवाब ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ओके। सो ये अनदर एक फैक्टर था जिस कारण से कि मीर कासिम को भी इश्यूज झेलने पड़ रहे थे, और इस कारण से मीर कासिम हैड टू ओवरपावर एंड किल नारायण, ओके। तो ये कुछ राम नारायण सो दैट he can consolidate his power in the area of Bengal, Bihar and Odisha, okay। इसके अलावा फाइनेंसेस पे काफी कीन नजर थी मीर कासिम की, फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट पे बहुत ही कीन नजर थी। उन्होंने बहुत तरीके के टैक्सेस और लिवाइज और सेसेस जो हैं उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस किए, जिस कारण से कि वो एग्रीकल्चर पे ध्यान दे पाए, ठीक है। कुछ फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, कैनाल्स बनवा पाए उस एरिया में, ताकि वहां के लोग समृद्धि के साथ रहे। एक प्रॉपर एम्परर इंडिपेंडेंट रूलर, एक नवाब का एक काम होता है कि जो अपनी प्रजा है उसको वो ठीक से रखे, ताकि अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो, उसके थ्रू जो ब्रिटिश डिमांड्स है वो भी पूरी कर पाए वो, ठीक है, और अपनी डिमांड्स को भी पूरा कर पाए। तो इन सब के लिए भी मीर कासिम ने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए, ठीक है। और हम आगे ये देखते हैं, ठीक है, कि मीर कासिम जब ये कर रहे थे तो अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी से उनके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। देखिए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने पे अब यहां पे अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां पर यह है कि देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट, वन इज ब्रिटिश, अनदर वन इज इंडियन, एंड देयर आर सम न्यूट्रल वंस, ओके। तो जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि मीर कासिम जो है उसके अल्टीरियर मोटिव्स थे, एंड ही वांटेड टू बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर इवेंचुअली, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उतना वर्द नहीं दिखता इस आर्गुमेंट में, क्योंकि इनिशियली जो ब्रिटिशर्स थे, जो कलकत्ता काउंसिल थी, उनको बेस्ट पपेट मिल गया था इन द फेस ऑफ मीर कासिम। उनको एक बहुत ही एबल नवाब चाहिए था, ये बात सच है, लेकिन साथ ही साथ उनको एक ऐसा नवाब भी चाहिए था जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट में ना आए कभी भी, उनके जो कंसर्न्स हैं इन द लैंड ऑफ बंगाल उसके बीच में ना आए। और इन दोनों बातों पे मीर कासिम खड़ा उतरता था, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए रेवेन्यू की कमी नहीं करता था, उनको एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट दे रखे थे, दुनिया भर के ट्रेड, चूनम ट्रेड में उनको शेयर दे दिया था, ठीक है ना, सदर्न एक्सपेडिशंस में उनकी हेल्प कर रहा था। तो उनको इसी तरीके का नवाब चाहिए था, इनिशियली कोई इशू नहीं था। लेकिन एक इशू जो बन के आया, जो इमीडिएट कॉज बना द लेटर ऑन बैटल ऑफ बक्सर का, वो था इनलैंड ट्रेड, ठीक है। अब ये इनलैंड ट्रेड समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए क्या था ना, एक तो कंपनी ट्रेड कर रही थी, ठीक है, कंपनी तो ट्रेड कर रही है और उसके अलावा कंपनी और कुछ इंग्लिश ट्रेडर्स भी हैं, ठीक है, जो या तो कंपनी के लिए ट्रेड कर रहे हैं या तो अपने प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट ट्रेड करने वाले लोग थे, इन लोगों ने बहुत इश्यूज क्रिएट कर दिए थे इन द रीजन ऑफ बंगाल। बंगाल रिसोर्स रिच था, तो भाई बंदर बांट चल रहा था। तो जो दस्तक इशू की थी फारूक सियार ने, उसी के नाम पर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट कि ये लोग जो कलकत्ता काउंसिल के गवर्नर था, उनके नाम से दस्तक जो एक बेसिकली चिट हुआ करती थी कि भाई यहां पे इनलैंड ट्रेड होगा एंड ड्यूटी फ्री होगा, ये साइन करा करा के जो ये इंग्लिश ट्रेडर्स थे, ये लोग अपना प्राइवेट ट्रेड किया करते थे। कई बार ये चिट था, इसको भी ये बेच दिया करते थे फर्दर टू द इंडियन मर्चेंट्स, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ऊधम जो मचाया हुआ था, सबसे बड़ा रकस जो मचाया हुआ था, वो गोमस्ताज ने बनाया हुआ था। अब गोमस्ताज कौन थे? गोमस्ता एक पारसी टर्म है, ठीक है ना। गोमस्ता बेसिकली किसी भी ट्रेडर का जो एजेंट होता है ना, उसके लिए नाम रखा गया है। ये यूजुअली इंडियन ही हुआ करते थे। और गोमस्ताज को ये जो इंग्लिश प्राइवेट ट्रेडर्स थे, जो प्राइवेट ट्रेडिंग करते थे, अपनी खुद की ट्रेडिंग करते थे अपार्ट फ्रॉम कंपनी, इन लोगों ने इन्होंने बहुत पावर दे रखे थे, ठीक है। जैसे कि मीर कासिम के केस में, जैसे उसका कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर के ऊपर कोई फर्दर सुपरिटेंडेंट है, उसके ऊपर जनरल है, देन मीर कासिम। लेकिन जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे,
वो अपने आप को खुद क्राउन ही समझते थे। मींस वो ये मानते थे कि हम ही हैं, हम जो पावर है हमारे पास दैट इज इक्वल, मींस द क्राउन और द कंपनी इज रूलिंग ओवर दिस पर्टिकुलर रीजन, सो वी आर आल्सो रूलिंग ओवर इट। दे डिडंट यूज टू कंसीडर देमसेल्व्स अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, वाइल ट्रेडिंग। तो इस कारण से बहुत इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि जब आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे तो उसमें यह होता है कि वो बहुत ही सस्ते में सामान खरीदते थे और महंगे बेचते थे, और इसके अंदर बहुत ही बेसिक सामान भी रहा करते थे, घी, दूध और छोटी छोटी घर की रोजमर्रा की चीजें। इन चीजों पे भी उन लोगों ने क्या किया, इनलैंड ट्रेड स्टार्ट कर दिया, और इस इनलैंड ट्रेड के कारण बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू का कॉस्ट जो है वो मीर कासिम को झेलना पड़ रहा था, क्योंकि जो बंगाल के अपने जो ट्रेडर्स थे वो कहीं भी दे वर नॉट एबल टू compete with these people because they used to do duty free trade। इससे भी कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि ये तो पहले से हो रहा था, मीर जाफर के टाइम से ही होने लग गया था, ठीक है, और उसके पहले सिराजुद्दौला के टाइम पे भी कुछ कुछ हो रहा था। लेकिन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि दे यूज्ड टू मेक श्योर दैट नोबडी एल्स डज ट्रेड और बायज एनीथिंग फ्रॉम एनी फार्मर इन दैट रीजन। गो मस्टाज इतने ज्यादा उनका जो पावर था असर्ट करने का, और उनका मन इतना बढ़ चुका था कि दे यूज्ड टू लिटरली पनिश द फार्मर्स और पनिश द पीपल हु यूज्ड टू नॉट टेक और नॉट सेल थिंग्स टू देम। जो रॉ मटेरियल है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो खरीदने के लिए गोमस्टास निकले हुए हैं, वो अगर बेचने से भी मना कर देते थे कोई इंडियन, तो दे यूज्ड टू फ्लॉग देम, मतलब उनको कोड़े पड़वाना, उनके लिए वहीं के वहीं कोट लगा देना, इस तरह की चीजें, मतलब बहुत ही ज्यादा इंसेंटली उनका जो पावर था वो बढ़ चुका था। लेजिटिमेसी तो बहुत पहले खो चुके थे, इलीगल हो चुका था ऑन द ग्राउंड्स। उसके अलावा एक इशू ये था कि जो गो मस्टास थे, अब ये कंपनी के लोग तो है नहीं, ठीक है, और कोई अगर प्राइवेट ट्रेड कर रहा है तो भी वो कंपनी का बंदा नहीं हुआ, तो इनके ऊपर जो कोर्ट है सिराजुद्दौला, सॉरी जो मीर कासिम का जो कोर्ट है, उसका उनके ऊपर जुरिडिक्शन होना चाहिए। लेकिन ये लोग उस जुरिडिक्शन को मानते ही नहीं थे, ठीक है, वो ये मानते थे कि भाई हम तो कंपनी के हैं, हम पर आपका कोई जुरिडिक्शन नहीं है, आप हमें नहीं छू सकते। और ऐसा नहीं है कि ये जो चल रही थी प्रॉब्लम, इस पर लोगों का ध्यान नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल थे पहले इंडिया के, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, स्टुटगार्ट हो गए, ये सब कुछ लोग थे जिनको ये चीज दिख रही थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, मीर कासिम ने जब ये बात रिपोर्ट की कलकत्ता काउंसिल को और इन लोगों को, तो इन लोगों ने 9% जो है, इन लोगों ने फिक्स किया कि भाई इतना आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी इनलैंड ट्रेड। लेकिन इस बात को किसी भी यूरोपियन ट्रेडर ने, इंग्लिश प्राइवेट ट्रेडर ने और गोमस्ता से माना ही नहीं। इस 9% को उन्होंने कभी पे नहीं किया। इसके अलावा कुछ और भी कोशिशें की गई थी। मीर कासिम ने जब रिपोर्ट किया कलकत्ता काउंसिल को कि भाई ऐसे तो काम चल ही नहीं पाएगा, हमारे पास बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, मेरा जुडिक्शन आप डिफाइन कर दीजिए कि मैं इन लोगों को भी मैं ट्राई कर सकता हूं, इन पे भी मैं केस चला सकता हूं अगर ये मेरी बात ना माने। तो इस पर यह कह दिया गया था मीर कासिम को कि जो दस्तक है अब वो आप इशू करोगे फॉर प्राइवेट ट्रेड। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी नहीं हुई और किसी ने ये बात नहीं मानी, किसी भी इंग्लिश ट्रेडर ने, इनलैंड ट्रेडर ने ये बातें नहीं मानी, गोमस्ता से नहीं मानी और अपनी मनमानी करते रहे। तो एंड में मीर कासिम को थक हार के क्या करना पड़ा, उसने क्या किया कि अपने भी ट्रेडर्स पे से ड्यूटी को फ्री कर दिया। उसने कहा जाओ सबके लिए ड्यूटी फ्री है, अपना ट्रेड करो, मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। जब आप कमा लोगे तो थ्रू वेरियस टैक्सेस एंड सेसेस मैं आपसे पैसे ले लूंगा, वो अलग बात है। लेकिन कहीं से कहीं मूव करने के लिए सामान, ट्रेड करने के लिए अब ना इंडियन मर्चेंट्स को पैसे लगेंगे और जो इंग्लिश मैन थे वो तो वैसे ही नहीं मान रहे थे। तो ये इस तरीके से उसने इंश्योर किया ताकि उसकी अपनी जनता जो है वो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिले। अब यहां पे भी प्रॉब्लम आ गई। यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई कि जो इंग्लिश प्राइवेट ट्रेडर्स थे वो कहते नहीं, अपनों पे आप टैक्स लगाओ, अपनों पे आप ड्यूटी लगाओ, अपने पे इनलैंड ड्यूटी लगाओ आप, क्योंकि आप अपने लोगों पे इनलैंड ड्यूटी नहीं लगाओगे तो हमारा सामान तो फिर महंगा हो जाएगा, कंपटीशन फिर बढ़ जाएगा ना, तो हमारा सामान हमें महंगा खरीदना पड़ेगा और फिर जब हमें महंगा खरीदना पड़ेगा तो हम मार्केट में उतने प्रॉफिट्स हम अर्न नहीं कर पाएंगे। तो मींस वो बोलते हैं ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो हर तरीके से जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे वहां पे, और इसमें कलकत्ता काउंसिल की तरफ से भी रिलीफ नहीं था, कलकत्ता काउंसिल के लोग तक इसमें इन्वॉल्व थे। इवन वॉरेन हेस्टिंग्स के अपने ड्राइवर एवर भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें।
चिट देने में, दस्तक इशू करने में। तो ये कुछ चीजें वहां पे चल रही थी, और जब ये चीज हुई तो अब समझ में आ गया मीर कासिम को कि अब और नहीं चल सकता है, ठीक है। अब फर्दर ये जो शादी है ये अब फर्दर नहीं चल सकती है, अब डिवोर्स पक्का लेना ही पड़ जाएगा इस केस के अंदर। तो इसलिए व्हाट हैपेंड, ही इन 1763 he fought against the British ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बेसिकली ही लॉस्ट। ओके, जब उसे हारता हुआ देखा, कंप्लीट नहीं हारा था, बिकॉज अगर आप बैटल ऑफ बक्सर का टाइमलाइन देखें तो 1763 से 64 तक एक्सटेंड होता है। ओके, तो पहले ही वो उसने क्या किया कि मोर्चा खोल दिया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जब उसे समझ में आ गया कि उसको रिलीफ नहीं ही मिलेगा किसी भी तरीके का, और उसको कहीं ना कहीं अपने एरिया को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा सो दैट वो अपना राज खुद चला पाए, ठीक है। वहीं पे मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि जिस तरीके से मीर जाफर के ऊपर इल्जाम लगाए थे इन लोगों ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने और ब्रिटिशर्स ने प्रोपेगेंडा करने के लिए, वैसे मीर कासिम को भी बदनाम करने की कोशिश की कि इसके जो अरमान है वो बढ़ गए हैं, हिज विशेस हैज इंक्रीज्ड, नाउ ही डजंट वांट टू बी अ mere puppet in the hands of English, he wants to increase his area of influence. But more than that, if we look at the neutral historians who spoke about, who wrote about Mir Qasim and the situation, we find that he didn't have such wishes at all. He didn't want to be an independent ruler, complete independent ruler. He just wanted that his area of jurisdiction should be defined and the terms of the deal should be honored. These were his own demands. If we look at the various events which happened, so what happened eventually, being sick of what was happening on the front of Calcutta Council का एक और फायदा भी था, they always wanted to be in conflict with Mir Qasim, because more they would be in conflict of Mir Qasim, उतना मीर कासिम उनको और ब्राइब करेगा। तो ये भी एक फैक्टर था जिस कारण से कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन द कलकत्ता काउंसिल, they didn't want to sort out this particular problem for Mir Qasim. So these were few things which prompted him to fight against the Britishers in that particular region, and eventually he started losing. So once he started losing, he ran towards Awadh. He ran towards it, और उसने एक कॉन्फेडरेसी बनाई मींस एक ग्रुप बनाया टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसमें कि उसने जो नवाब ऑफ अवध थे शुजाउद्दौला, उसको भी इन्वॉल्व किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने शाह आलम II जो उस टाइम मुगल एम्परर थे उसको भी इन्वॉल्व किया और इस कॉन्फेडरेसी को बनाया। अब यहाँ पे एक जानने की बहुत बात जरूरी है कि देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी जो था, वहां पे बैटल नाम की कोई चीज कोई खास हुई नहीं थी। इट वाज अ मियर स्किर्मिश बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव and the Sirajuddaulla's army. Okay, there he used diplomacy, but here it was the clear cut case of the better or the more powerful military power which won against an inferior military wise inferior army. Okay, so Major Munro defeated the confederacy, the alliance of Mir Qasim with the Nawab of Awadh and Shah Alam II, Emperor Shah Alam II, और इसको मेजर मुंड्रो ने बक्सर में गंगा नदी बहती है तो उसी घाट पे ये बैटल हुआ और वहां पे ही द डिफीटेड। और इसके साथ ही जो पूरी टेरिटरी थी स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल टिल इलाहाबाद, ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में कर लिया। बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही डिसाइसिव था बाय इट्स नेचर, जिस तरीके से कि बैटल ऑफ प्लासी जो था वो इंस्टिगेटर था। कहने का मतलब वहां से चीजें बदलनी स्टार्ट हो गई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो कहीं ना कहीं कंक्लूसिव था बाय इट्स ओन नेचर, बिकॉज इसके बाद कभी भी आगे चलकर नवाब ऑफ अवध या फिर नवाब ऑफ बंगाल या फिर द एम्परर ऑफ मुगल एम्परर, जो कि इन मतलब ऐसे इन रियल सेंस तो वी कांट कॉल हिम द एम्परर ऑफ इंडिया, बट एनीवे ही वाज द मुगल एम्परर। इन लोगों ने कभी दोबारा से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कभी भी दोबारा इनकी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे लड़ने की। तो इस मामले में बैटल ऑफ बक्सर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव है, क्योंकि उसने काफी सारे जो आगे आने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म ही करके रख दिया, क्योंकि इनको भी समझ में आ गया, इस रीजन के नवाब्स को भी समझ में आ गया, एम्पर को भी समझ में आ गया कि 3 लोगों की आर्मी और बहुत ही बड़ी आर्मी थी इनकी। वही सेम प्रॉब्लम जो पहले से चली आ रही है कि
यूरोपियन आर्मी छोटी होती है, इंडियन आर्मी बड़ी होती है, बट टेक्निकली दे आर बेटर, they have better ammunitions, they have better artillery, and on the basis of those particular things they are able to defeat a much larger army. तो ये चीज देखते हुए ये इतना डिसाइसिव विक्ट्री थी फॉर मेजर मुनरो that he made sure that later on none of the rulers of this particular region will ever rebel against the Britishers. Okay, तो इस तरीके से बहुत ही डिसाइसिव बैटल था. और बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो खैर आगे कहानी तो यही है कि इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो मुगल्स और मराठास और अफगान्स के कॉन्फ्लिक्ट में दे वर एट फोर फ्रंट. हाउ दे डिड दैट, हाउ दे मैनेज दोस पर्टिकुलर बैटल्स, we'll be taking up in next sessions. Okay, so this is how battle of Buxar, battle of Plassey happened. And आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, NCERT बुक से पढ़ लीजिएगा या फिर whichever book you are studying, that is not an issue, but I will suggest कि you should read from NCERT. If any doubts come up, then अभी आने वाले दो तीन क्लास के बाद when we would have covered certain amount of syllabus of this particular part of modern history, I'll be taking up question answer discussion classes where we'll be taking up some preliminary questions also as well as some mains related questions and how to handle them. ठीक है, अभी क्लास आपकी परसों रहेगी जिसमें कि हम आगे किस तरीके से बंगाल के अंदर रॉबर्ट क्लाइव हो, चाहे वॉरेन हेस्टिंग्स हो, चाहे उसके बाद कॉर्नवालिस हो या वेलेस्ले हो, किस तरीके से इन पर्टिकुलर गवर्नर जनरल्स ने, इन पर्टिकुलर ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ने किस तरीके से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के रेवेन्यू सेटलमेंट को, वहां के रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया and how they influenced these particular regions, इसके बारे में we'll be taking up. Okay, so that is all for this particular session. Thank you.